उनके पूर्वजों की औकात नहीं थी अंग्रेजों को देश से खदेड़ने में। अगर हमारे पूर्वज उस लड़ाई में शामिल नहीं होते तो अंग्रेज ये देश छोड़कर जाने वाले नहीं। अगर ओबीसी को उसी समय रिजर्वेशन मिल गया होता तो ब्राह्मणों का आज तक देश पर राज नहीं होता। वो मूल निवासी बहुजन समाज इस देश का शासक वर्ग बन जाता। ये इतनी बड़ी साजिश है, ये छोटी मोटी साजिश नहीं है केवल आरक्षण देने देने। मूल निवासियों को ये बात आज तक नहीं समझ में आई कि लोकतंत्र में अगर शासक बनना है तो बहुसंख्यक बनना है। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करना ओबीसी को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने का षड्यंत्र है, ये बात सही है। लेकिन ये बात इससे आगे, केवल ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करना ये केवल ओबीसी को अधिकार वंचित करने का मामला नहीं। ये देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जिनको हम बहुजन समाज कहते हैं, वो बहुजन समाज के लोग देश की सत्ता और व्यवस्था पर उनका नियंत्रण ना हो पाए और केवल 3.5% ब्राह्मणों का ही देश की सत्ता और व्यवस्था पर नियंत्रण बना रहे, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। गिनती ना करने के पीछे केवल ओबीसी को अधिकार वंचित किया जाए इतना ही षड्यंत्र नहीं, बल्कि गिनती ना करने के पीछे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी जो इस देश का बहुजन है, बहुसंख्यक है, और इन सब की जनसंख्या अगर जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 90% है। तो देश की 90% आबादी को अधिकार वंचित करने का ही नहीं, उनको सत्ता और व्यवस्था से बाहर करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस बात को इस तरीके से समझने की जरूरत है। अब ये बात मैं ऐसे कैसे कह रहा हूं कि ये केवल ओबीसी को अधिकार वंचित करने का मामला नहीं, बल्कि ये सबको सत्ता से बेदखल करने का मामला है और केवल 3.5% ब्राह्मणों का ही सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने का मामला है। वो कैसे? जब इस देश में अंग्रेज थे तो हमारे पूर्वजों को ये बात बताई गई, ये बात समझाई गई कि अंग्रेजों की वजह से हमारी समस्याएं हैं, और हमारे लोग ये बात समझ गए कि अंग्रेजों की वजह से हमारी समस्याएं हैं। और जब हमारे लोग ये बात समझ गए कि अंग्रेजों की वजह से हमारी समस्याएं हैं, तो जो लोग ये समझा रहे थे कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, उन लोगों के पीछे हमारे लोग खड़े। गांधी और कांग्रेस का जो आंदोलन देश में चल रहा था, उस आंदोलन के पीछे हमारे लोग खड़े हो गए, और जब हमारे लोग उस आंदोलन के पीछे खड़े हो गए तो आंदोलन जन आंदोलन हो गया, और जन आंदोलन हो गया तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अब हम भारत पर राज नहीं कर सकते। तो हमारे लोगों की वजह से अंग्रेज देश छोड़कर चले गए। आज जो लोग नागपुर में बैठकर देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं, उनके पूर्वजों की औकात नहीं थी अंग्रेजों को देश से खदेड़ देते। वो नहीं खदेड़ सकते। अगर हमारे पूर्वज उस लड़ाई में शामिल नहीं होते तो अंग्रेज ये देश छोड़कर जाने वाले नहीं। तो अंग्रेज जब देश छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए तो अंग्रेजों ने कांग्रेस के लोगों को कहा, क्योंकि अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ाई में सबसे आगे की भूमिका में कांग्रेस थी,
तो कांग्रेस के लोगों को अंग्रेजों ने कहा कि अब हम भारत छोड़ना चाहते हैं। तो जब हम भारत छोड़ना चाहते हैं तो आप लोग अंतरिम गवर्नमेंट बना लो, अंतरिम सरकार आप लोग बना लो, उसका संचालन शुरू करो और हम भारत को जल्दी ही छोड़ देंगे। तो कांग्रेस के लोगों को यह तय करना था कि जब अंग्रेज देश छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं और अंतरिम सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, तो अंतरिम सरकार का कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई ना कोई होम मिनिस्टर होगा और भी मंत्री होंगे। तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये बात किसको तय करनी थी? ये बात कांग्रेस के लोगों को तय करनी थी कि अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे हैं, तो अंग्रेजों के जाने से पहले जो अंतरिम सरकार बनाना है उसका पहला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये बात कांग्रेस को तय करनी। तो कांग्रेस महासमिति में इस बात पर चर्चा हुई और ये बात तय की गई कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हो और अध्यक्ष पद के चुनाव में जो व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वो देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। गांधी जी से जब इस बारे में पूछा गया, उनकी राय ली गई, तो गांधी जी ने कहा कि अगर मुझसे राय ली जाएगी तो मेरी प्राथमिकता में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही होंगे। मेरी इच्छा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस महासमिति में चुनाव हुआ और जब कांग्रेस महासमिति में चुनाव हुआ, कांग्रेस संगठन में जब चुनाव हुआ, तो कांग्रेस संगठन में नेहरू को समर्थन नहीं मिला और समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला। जब नेहरू को समर्थन नहीं मिला, समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला, तो नेहरू ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भारत का पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। नेहरू इस जिद पर अड़े थे कि भारत का पहला प्रधानमंत्री उन्हें ही बनना है। उन्होंने गांधी जी से कहा और गांधी जी और नेहरू के रिश्ते जो थे वो बहुत घनिष्ठ थे, किसी से छुपा हुआ नहीं। तो गांधी जी ने जेबी कृपलानी जो मीटिंग का संचालन कर रहे थे, उनको कहा कि सरदार पटेल को चिट्ठी लिखकर, पर्ची लिखकर दे दो, जैसे कागज के टुकड़े पर अभी जो ज्यादा देर तक बोलता था तो उसके पास में आ जाता था स्लिप कि अभी थोड़ा समय कम है, उसका ध्यान रखिए। तो वैसे ही गांधी जी ने जेबी कृपलानी जो संचालन कर रहे थे उनको कहा कि सरदार को एक स्लिप पर लिखकर दे दो कि सरदार जी आप अपना नाम वापस ले लीजिए। तो जेबी कृपलानी ने सरदार जी को दिया, सरदार जी ने वो पढ़ा और पढ़ने के बाद सरदार जी को लगा कि गांधी जी को दे देता, क्योंकि पता नहीं गांधी जी की मर्जी से जेबी कृपलानी हमको दे रहे या नहीं दे रहे। तो सरदार पटेल ने वो स्लिप गांधी जी को दे दिया, गांधी जी ने वापस जेबी कृपलानी को दे दिया और जेबी कृपलानी ने वापस सरदार पटेल को दे दिया। सरदार पटेल को यकीन और विश्वास हो गया कि मुझे नाम वापस लेने के लिए गांधी जी के द्वारा ही दबाव डाला जा रहा है और इसलिए सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया और नेहरू जी अंतरिम सरकार के 1946 में देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। जब तक देश में अंग्रेज थे तो अंग्रेज जाति के आधार पर गिनती करते थे
आज जो मंडल कमीशन के अनुसार ओबीसी की संख्या 52% बताई जाती है, ये भारत सरकार ने आजाद भारत में नहीं गिनती किया ओबीसी की। इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी के 77 साल में देश में जानवरों की गिनती हो गई, कुत्तों की भी गिनती हो गई, और जो ट्रेनों में ताली बजाते हैं और पैसा मांगते हैं उनको क्या कहते हैं आप लोग? तो जो भी कहते हो उनकी भी हो गई। लेकिन जो 52% ओबीसी है उसकी आजाद भारत में गिनती नहीं हुई। अभी अमित शाह ने कई कानूनों में संशोधन किया और ये कहा कि ये अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, इसलिए हम इसको बदल रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई भाजपा वाले लोग जो हैं, ये जो अंग्रेजों के बनाए कानून है उसको बदल रहे हैं, कह रहे हैं ये अंग्रेजों के हैं। तो ये जो मंडल कमीशन का डाटा है 52% का, ये भी अंग्रेजों के समय में गिनती का है। और हम लोगों को मजबूरी में बार बार ये बात बोलनी पड़ती है कि हम ओबीसी 52%। तो हम तो मोदी जी और अमित शाह जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हमें ना बोलना पड़े, आप गिनती कर दो ओबीसी की, नया डेटा मिल जाएगा तो हम ये कहेंगे कि मोदी जी ने गिनती किया इतने % ओबीसी। कम से कम आपका ही नाम रोशन हो जाएगा, इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि आजादी के 77 साल में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आपको तो इतिहास बनाने का शौक भी बहुत है, इसलिए आप तमाम काम ऐसे करते रहते हो जिससे आपका नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। तो ये भी एक ऐतिहासिक काम कर लो, मगर ये काम करने के बारे में अभी तक सोच नहीं रहे। तो अंग्रेज जब थे तो करते थे गिनती। अब जब अंग्रेज 1947 तक थे तो 31 की जनसंख्या को ही हम लोग बेस क्यों बनाते हैं, आधार क्यों बनाते? उसके आधार पर मंडल कमीशन ने क्यों अपनी रिपोर्ट दिया? तो इसलिए चूंकि 1931 में अंग्रेजों ने आखिरी बार पूरी तरीके से जनगणना करवाई। 1931 के बाद 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेज पूरी गिनती नहीं करवा पाए। 1941 के बाद 1947 में चले ही गए, तो जनगणना का समय 1951 में आया, 1951 में आया, और 1951 में अंग्रेज चले गए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। चुनाव से चुनकर नहीं आए थे, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, और गांधी जी की कृपा से, गांधी जी की वीटो पावर से सरदार पटेल को रोककर प्रधानमंत्री बने थे। तो नेहरू जी 1951 में जब जनगणना का समय आया, आजाद भारत में पहली बार, तो देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा होगा, मन में डर बैठ गया होगा कि कांग्रेस पार्टी, हमारे पूर्वजों ने, चटर्जी ने, मुखर्जी ने, बनर्जी ने, गोखले ने, तिलक ने, आगरकर ने, कांग्रेस पार्टी किसने बनाई? तो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी नहीं बनाई। कांग्रेस पार्टी चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने बनाई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा होगा कि जिस कांग्रेस पार्टी को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने बनाई, उस कांग्रेस पार्टी के अंदर जब चुनाव हुआ तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतना बड़ा ब्राह्मण, चुनाव हार गए। कहां चुनाव हार गए?
पब्लिक का चुनाव नहीं हो रहा था, आम चुनाव नहीं हो रहा था, कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव हो रहा था। और उस अंदर के चुनाव में मैं इतना बड़ा ब्राह्मण चुनाव हार गया। जिस पार्टी को ब्राह्मणों ने ही बनाई, उस पार्टी के अंदर का चुनाव मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना बड़ा ब्राह्मण चुनाव हार गया। नेहरू जी को लगा होगा कि जब कांग्रेस पार्टी के अंदर का चुनाव में नहीं जीत पाया, और गांधी जी भी हमारे साथ खड़े थे, इसके बावजूद भी नहीं जीत पाया, कल देश में आम चुनाव होंगे। और आम चुनाव जब देश में होंगे तो क्या होगा? पब्लिक वोट करेगी। जब देश में आम चुनाव होंगे तो पब्लिक वोट करेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 वोट 1 वैल्यू लागू करवा दिया है लड़के। 1 वोट 1 वैल्यू का क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी जी वोट डालें तो 1 गिना जाएगा, मोहन भागवत वोट डालें तो 1 ही गिना जाएगा, अडानी वोट डाले तो 1 ही गिना जाएगा, अंबानी वोट डाले तो 1 ही गिना जाएगा, और किसान वोट डाले 1 गिना जाएगा, मजदूर वोट डाले 1 गिना जाएगा, शहर का आदमी वोट डाले 1 ही गिना जाएगा, गांव का आदमी वोट डाले 1 ही गिना जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 वोट 1 वैल्यू है, सबका वोट 1 ही गिना जाएगा। और जनगणना होगी तो क्या होगा? नेहरू जी ने क्या सोचा कि 1 वोट 1 वैल्यू है और आम पब्लिक का चुनाव होगा। 52 में पहला चुनाव होगा, 52 में पहला चुनाव हुआ और 51 में सेंसस का टाइम था। तो नेहरू जी ने क्या सोचा, अगर हम सेंसस करेंगे तो सेंसस से डेटा निकल कर आएगा। क्या डेटा निकल कर आएगा कि ब्राह्मणों की संख्या देश में कितनी है? तो केवल 3.5% है। नेहरू जी को क्या समझ में आया? चुनाव होंगे, चुनाव में 1 वोट 1 वैल्यू है, हर आदमी का 1 ही वोट है। और जब सेंसस होगी, कास्ट सेंसस होगी, जाति जनगणना होगी, तो जाति जनगणना में जो डेटा निकल कर आएगा, वो डेटा क्या निकल कर आएगा कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% केवल 3.5% है। और 3.5% जब ब्राह्मणों की संख्या निकल कर आएगी तो 80 का आदमी सोचेगा, अरे हम तो 15% हैं, ये तो 3.5% है, तो 15% वाले को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, 3.5 वाले को क्यों बनाए? एसटी का आदमी सोचेगा हम तो 7.5% है ऑल इंडिया में, ये तो 3.5% है, इसके तो 2 गुना हम हैं, तो इसको क्यों प्रधानमंत्री बनाए? ओबीसी का आदमी सोचेगा कि हम 52% हैं, तो हम 3.5% वाले को प्रधानमंत्री क्यों बनाए? माइनॉरिटी का आदमी भी सोचेगा कि इस देश में हमारी संख्या इनसे तो कम से कम 5 गुना ज्यादा है, तो हम इनको प्रधानमंत्री क्यों बनाए 3.5% वाले को? तो नेहरू जी को लगा कि अगर ये जाति आधारित जनगणना हो गई तो ये जो सच है कि ब्राह्मण 3.5% है, ये जाति आधारित जनगणना अगर होती रहेगी तो ये सच लोगों के सामने आता रहेगा कि देश में ब्राह्मण 3.5% है। और अगर ये सच लोगों के सामने आ जाएगा कि देश में ब्राह्मण 3.5% है, तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी की कृपा से एक बार प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन मैं पहला और आखिरी ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो जाऊंगा। मेरे बाद कोई ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ऐसा नेहरू ने सोचा होगा। वरना गिनती रोकने का कोई मामला नहीं था, गिनती तो पहले से हो रही थी। गिनती रोकने का मामला ही क्या था? गिनती अंग्रेज पहले से कर रहे थे, तो उसको रोकने का मामला नहीं था।
रोका तो रोकने के पीछे ये सोच रही होगी, ये साजिश रही होगी कि अगर ब्राह्मणों का राज स्थापित करना है तो ब्राह्मण 3.5% है, ये बात लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए, ये रोक दिया। नहीं पता चलनी चाहिए, रोक दिया। केवल इतना ही नहीं किया, एससी और एसटी को तो रिजर्वेशन मिल गया। जब ओबीसी का मुद्दा बाबा साहब अम्बेडकर ने उठाया और आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में लिखा और कहा सरकार ओबीसी के लिए आयोग बनाए, तो नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी को आयोग बनाना था, मगर नेहरू जी ने आयोग नहीं बनाया। और जब नेहरू जी ने आयोग नहीं बनाया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उस इस्तीफे में एक बहुत बड़ा कारण उन्होंने लिखा कि नेहरू जी ओबीसी के लिए आयोग नहीं बना रहे हैं, इसलिए मैं इस्तीफा दे। बहुत सारे ओबीसी को यह बात पता नहीं, क्योंकि यह बात बताई नहीं जाती है, इसलिए ओबीसी के लोगों को पता नहीं है। ओबीसी के लोगों की तो बहुत बड़ी समस्या है। ओबीसी के लोगों को दुनिया भर की जानकारी है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी है, लेकिन ओबीसी के साथ क्या क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है। बाकी सारी जानकारी है, दुनिया भर की जानकारी, बस अपने साथ जो हो रहा है उसकी जानकारी उनके पास में नहीं है, क्योंकि वो उनको बताया नहीं जाता। अगर आप किसी ओबीसी को पूछो कि वो यूक्रेन का युद्ध किसने रुकवाया, तो उसको बता दिया गया मोदी जी के प्रभाव से रुक रहा है, तो उसको जानकारी है। लेकिन अगर उसको पूछो तुम्हारी गिनती कौन रोक कर रखा है, नहीं, ये नहीं पता है, गिनती नहीं पता है कौन रोक कर रखा है, यूक्रेन युद्ध कौन रुकवा दिया, ये ओबीसी को पता है। क्योंकि ओबीसी को वही पढ़ाया जाता है, वही बताया जाता है जो उसके काम का नहीं है, जो उसके काम का है वो नहीं बताया जाता है, तो इसलिए ओबीसी को नहीं पता है। तो बाबा साहब ने जब इस्तीफा दिया तो नेहरू जी ने काका साहब कालेलकर कमीशन बनाया, मगर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होने के बाद उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया, तो लागू ही नहीं होने दिया। तो केवल गिनती रोकने का मामला नहीं है, ओबीसी का कमीशन भी लागू नहीं किया नेहरू ने। क्यों लागू नहीं किया? इसके पीछे भी राजनीति है। केवल ओबीसी को अधिकार वंचित करने का मामला नहीं है, इसके पीछे राजनीति भी है कि 3.5% ब्राह्मणों को अगर बहुसंख्यक बनाना है तो ओबीसी को अपने समर्थन में रखना पड़ेगा। अब ओबीसी को समर्थन में रखने के लिए क्या करना होगा? शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिल गया, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिल गया, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक तरफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो दोनों एक साइड खड़ा हो जाएगा। नेहरू जी ने सोचा अगर ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिल गया तो ओबीसी कहां खड़ा हो जाएगा? ओबीसी भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की साइड में खड़ा हो जाएगा। तो 22.5% एससी एसटी और 52% ओबीसी, तीनों मिलाकर कितना हो गया? 74.5%। अगर ओबीसी को उसी समय रिजर्वेशन मिल गया होता तो ब्राह्मणों का आज तक देश पर राज नहीं होता, क्योंकि ओबीसी भी एससी एसटी के साथ खड़ा हो जाता, तो हो जाता 74.5%। और फिर माइनॉरिटी के लोग, वो भी कहते जब मजलूम लोग इधर हैं, एससी इधर है, एसटी इधर है, ओबीसी इधर है, तो हमारा तो धर्म ही कहता है मजलूमों के साथ खड़े हो जाओ, तो माइनॉरिटी भी खड़ा हो जाता। और जब माइनॉरिटी भी खड़ा हो जाता तो फिर ये संख्या लगभग 90% पहुंच जाती।
और ये संख्या जब लगभग 90% पहुंच जाती तो कांग्रेस का मामला खत्म हो जाता, ब्राह्मणों का मामला खत्म हो जाता, और देश का जो मूल्यवासी बहुजन समाज है वो मूल्यवासी बहुजन समाज इस देश का शासक वर्ग बन जाता। ये इतनी बड़ी साजिश है, ये छोटी मोटी साजिश नहीं है केवल आरक्षण लेने देने की, ये इतनी बड़ी साजिश है। तो इसलिए जनगणना भी नहीं होने दिया, इसलिए ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया। देखो, जो बात मूल्यवासियों को आज तक समझ में नहीं आई वो बात ब्राह्मणों को बहुत पहले समझ में आ गई। क्या बात मूल्यवासियों को आज तक समझ में नहीं है? मूल्यवासियों को यह बात आज तक नहीं समझ में आई कि लोकतंत्र में अगर शासक बनना है तो बहुसंख्यक बनना है। लोकतंत्र में अगर शासक बनना है आपको तो आपको बहुसंख्यक बनना पड़ेगा। ये बात ब्राह्मणों को पहले पता चल गई और ब्राह्मणों को यह बात समझ में आई तो ब्राह्मणों ने क्या किया? जो ब्राह्मण मुगलों का महल दिल्ली में घेर लिए और कहा हम जजिया टैक्स नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम हिंदू नहीं। मुगल काल में ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू नहीं हैं और हम हिंदुओं पर लगाया गया जजिया टैक्स नहीं देंगे, और मुगल लिए भी नहीं, मान लिए ये हिंदू नहीं। उन्हीं ब्राह्मणों को जब पता चला कि 1 वोट 1 वैल्यू लागू होने वाली है, 1 वोट 1 वैल्यू लागू होगी तो SC ST OBC माइनॉरिटी के समर्थन के बगैर हम सत्ता में नहीं जा सकते। जब उनको ये पता चला कि SC ST OBC के समर्थन के बगैर हम सत्ता में नहीं जा सकते क्योंकि सबको वोट का अधिकार मिल गया और 1 वोट 1 वैल्यू मिल गया, तो फिर इनकी संख्या ज्यादा है, इनका समर्थन लेना पड़ेगा। अगर हम ब्राह्मण लोग इन लोगों के बीच में जाएं, SC के बीच में जाएं और SC को कहें कि भाई साहब आपको हम लोगों ने हजारों साल तक अछूत बनाकर रखा, हजारों साल तक आपको अछूत बनाकर रखा, पढ़ने लिखने के अधिकार से रोका, धन संपत्ति रखने के अधिकार से रोका, बोलने सुनने के अधिकार से रोका, कुर्सी पर बैठने के अधिकार से रोका, हजारों साल से आपको रोका और आप हमारी सरकार बना दो, वोट हमको दे दो। तो शेड्यूल कास्ट का आदमी वोट दे देगा? बोलेगा तुमने हजारों साल से हम लोगों को अधिकार वंचित किया, नीच बनाया, अछूत बनाया, सभी प्रकार के अधिकारों से रोका, तो वोट कैसे दे दे तुमको? तो वोट नहीं देगा। आदिवासी के पास में जाए और कहें कि हम लोगों ने आप लोगों को हजारों साल से जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, हमें वोट दे दो। ओबीसी के पास जाए और कहे कि हम लोगों ने तुम्हारी हजारों पीढ़ियों को शूद्र बनाया, गुलाम बनाकर रखा, हमें वोट दे दो। देने वाला न SC देने वाला, न ST देने वाला, न OBC देने वाला, तो वोट तो नहीं देगा, लाठी अलग से निकालेगा, बोलेगा इधर आ तो गए एक बार, दोबारा दिखाई मत देना, इतना दिन से हमारे साथ किया, अभी फिर आ गए। तो ब्राह्मणों को भी समझ में आता है कि इससे वोट नहीं मिलेगा, इससे ये सच्चाई बताकर राज नहीं किया जा सकता है। तो जब ये सच्चाई बताकर SC ST OBC को अगर सच्चाई बताकर वोट मांगा जाएगा तो सच्चाई बताने से वोट मिलने वाला नहीं है, तो राज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वोट तो इनका ज्यादा है, इनका वोट लिए बगैर भी राज नहीं किया जा सकता। तो इनका वोट कैसे लिया जाए? तो वोट लेने के लिए कहा गर्व से कहो हम हिंदू।
एससी का, एसटी का, ओबीसी का सारा मुद्दा खत्म। वोट लेने के लिए कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मुसलमान कब्जा कर रहे हैं, क्रिश्चियन का कब्जा कर रहे हैं, फला धर्म वाले कब्जा कर रहे हैं, वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भड़काने का कार्यक्रम। जो आपका मेन इशू है, आपका मेन इशू क्या है? आपका मेन इशू है कि हजारों साल से हमारे लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से और तमाम प्रकार के मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए। ये आपका इशू। इस इशू पर वो चर्चा नहीं होने देना चाहते। वो कौन से इशू पर चर्चा होने देना चाहते हैं? धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस्लाम वाले कब्जा कर लेंगे, ईसाई वाले कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ताकि आपका जो मेन इशू है उस मेन इशू पर बात ही ना होनी पाए। और सारी मीडिया इन्हीं मुद्दों पर बात करती रहती है, क्योंकि भारत की मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है। सारी मीडिया इसी पर बात करती रहती है। जैसे आपका कोई मुद्दा खड़ा होता है, वैसे मीडिया के द्वारा कोई न कोई धार्मिक इशू तुरंत लाके खड़ा किया जाता है, ताकि आपका मुद्दा डाइवर्ट हो। तो ब्राह्मणों ने क्या चालाकी की? ये एससी, एसटी, ओबीसी इस मुद्दे पर बात करेंगे तो ये तो डॉक्टर अंबेडकर का लाया हुआ मामला है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी तो सोच समझ कर लाया, बिना सोचे समझे तो नहीं लाया। डॉक्टर अंबेडकर ने सोच समझकर एससी, एसटी, ओबीसी बनाया, ताकि ये लोग एकजुट होंगे, सत्ता में जाएं, व्यवस्था में जाएं। सोच समझ कर लाया, ऐसे थोड़ी ही लाया। और वो लोग भी सोच समझकर क्या कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भले ही संविधान में इनको एससी, एसटी, ओबीसी लिख दिया है, लेकिन दिमाग से इनको एससी, एसटी, ओबीसी मत बनने देना। अगर ये दिमाग से एससी, एसटी, ओबीसी बन गए, फिर तो ये शासक बन जाए। दिमाग से मत बनने देना, दिमाग से इनको हिंदू बनाकर रखो। संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी है, मगर दिमाग से इनको हिंदू बनाकर रखो। ये वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर किसी ब्राह्मण के साथ किसी की लड़ाई हो गई तो ब्राह्मण क्या करे? ब्राह्मण कभी ये नहीं कहता है कि ब्राह्मणों का अपमान हो गया। ब्राह्मण कभी नहीं कहता कि ब्राह्मण के साथ अन्याय हो गया। ब्राह्मण क्या कहता? करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान हो गया। कभी कहता ब्राह्मण करोड़? क्योंकि ब्राह्मण इस बात को समझता है कि लोकतंत्र में आप बहुसंख्यक बन के शासक बन सकते हो, अल्पसंख्यक बन के शासक नहीं बन सकते। लेकिन मूल निवासी समाज के आदमी के क्या स्थिति? उसके साथ जब अन्याय होता है क्या कहता है? हमारी जाति के साथ अन्याय हो। सोच में कितना अंतर है। विचार ही दुनिया पर राज करते हैं, व्यक्ति राज नहीं करता। उसकी सोच क्या है? ब्राह्मण के साथ अन्याय हुआ, बोलता करोड़ों करोड़ हिंदुओं के साथ अन्याय है। हमारे साथ अन्याय होता है एससी, एसटी, ओबीसी में किसी जाति के साथ में, तो हम क्या कहते हैं? हमारी जाति के साथ अन्याय हुआ है। तो जाति के साथ हुआ तो सेग्रीगेट हो गई कि नहीं हो गई? तो सेग्रीगेट ही करना चाहते हैं। वो तो आपको अलग ही करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा पहले भी बांटा 6000 से ज्यादा टुकड़ों में, और आज भी लगातार बांटने में ही लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है इनको बांट कर ही राज किया जा सकता है। वो बांट रहे हैं और हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम बांट रहे हैं। वो बांटने का काम कर रहे हैं, हम बंटने का काम कर रहे हैं। तो उनको लगा, नेहरू जी को क्या लगा, 3.5% ब्राह्मणों को बहुसंख्यक तो बनाना पड़ेगा। अब एससी अलग हो गया, एसटी अलग हो गया, अगर ओबीसी भी अलग हो गया तो ये बहुसंख्यक कैसे बनेगा 3.5% का ब्राह्मण? तो ओबीसी की गिनती रोक दिया। तो गिनती तो रोक दिया, ओबीसी के नाम पर रोक दिया, तो फिर किस नाम पर हो रही? तो ओबीसी की गिनती
ब्राह्मणों के अकाउंट में हो रही है, हिंदू के नाम पर हो रही है। ओबीसी की गिनती ब्राह्मणों के अकाउंट में हिंदू के नाम पर हो रही है। अब हिंदू का सबसे बड़ा ठेकेदार कौन है? ब्राह्मण है। हिंदू का जो सबसे बड़ा ठेकेदार है वो ब्राह्मण है। तो जब हिंदू का सबसे बड़ा ठेकेदार ब्राह्मण है तो ओबीसी को क्या मिलेगा? हिंदू के नाम कुछ मिलेगा? अभी अयोध्या में राम मंदिर बन गया, तो जब राम मंदिर बन गया, बनने के पहले राम मंदिर की लड़ाई लड़ना था क्योंकि वहां मस्जिद थी। तो 16 नवंबर 92 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया तो 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया। तो पहले ही 52 को 27 दिया, 27 में भी क्रीमी लेयर लगा दिया। अभी शेड्यूल कास्ट में भी क्रीमी लेयर की बात हो रही है। तो ये जो ओबीसी के साथ धोखा हुआ, क्रीमी लेयर का क्या मतलब? जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? आसान भाषा में अगर समझना है, जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा और जिसके पास दांत नहीं है उसको कहा जाएगा चना तुम्हारे लिए है, खा लो। दांत ही नहीं है तो चना कैसे खाएगा? दांत होगा तब तो चना खाएगा। अब जो ओबीसी में आदमी 8 लाख रुपया साल में कमाता है वो क्रीमी लेयर है, और जनरल में जो आदमी 8 लाख रुपया साल में कमाता है वो गरीब है। ओबीसी में जो 8 लाख कमाता है वो क्रीमी लेयर है, उसके बेटा बेटी को रिजर्वेशन नहीं मिले। मगर जनरल में जो 8 लाख कमाता है वो गरीब है, उसको अलग से रिजर्वेशन की 10% व्यवस्था कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही। जो सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी वर्सेज भारत सरकार में मंडल कमीशन के मामले